अध्याय 2 देख रहे हैं, संघवाद। अब संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, जो हम फेडरल गवर्नमेंट कह रहे हैं या फेडरल व्यवस्था, ये कैसे चलती है। तो संघवाद या फेडरलिज्म की सफलता के लिए संवैधानिक प्रावधान आवश्यक है। यानी जो संविधान में लिखा हुआ है, जो चीज़ें हमें मिली हुई हैं, लिखी हुई हैं, वो तो आवश्यक है, लेकिन ये पूरी पर्याप्त नहीं है। भारत में जो संघवाद है उसकी वास्तविक सफलता को हमारे देश में लोकतंत्र की राजनीति की प्रकृति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यानी हमारे देश में जो संघवाद सक्सेसफुल है या फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है, अलग अलग लेवल पे विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन किसका, पावर का, वो इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि हमारे देश की जो राजनीति की प्रकृति है वो इसको और हेल्प करती है, मदद करती है। अब इसमें जो बात आती है वो है भाषाई राज्य की। अब भाषाई राज्य का मतलब क्या हुआ कि भाषाई राज्यों का निर्माण हमारे देश में लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहला और बहुत बड़ी कठिन परीक्षा थी कि राज्य कैसे बने जाए, या फिर इनकी जब हम इंडिपेंडेंस पा रहे थे उस समय किस तरीके से परिधि, बाउंड्री राज्यों की, स्टेट्स की तय की जाए, क्योंकि कई पुराने राज्य गायब हो गए और कई सारे नए राज्य एग्जिस्टेंस में आए, ये बनाए गए। 1947 में जो नए राज्यों को बनाने के लिए भारत में कई सारे जो पुराने राज्य थे उनकी सीमाओं को बदल दिया गया था और यह सुनिश्चित किया गया था कि एक क्षेत्र, मान लीजिए ऐसा क्षेत्र है, अब यहां पर हो सकता है कि इस क्षेत्र में एक ही भाषा बोलने वाले लोग हों, तो इस पूरे क्षेत्र को इस तरीके से बांटा गया, ऐसे बांट दिया गया कि एक भाषा बोलने वाले, एक लैंग्वेज बोलने वाले वो एक जगह पर रहे और इसको उसके साथ मिलाया गया जिनकी भाषा इनके साथ ज़्यादा मैच करती है। तो यह सुनिश्चित करने के लिए ये सीमाएं इसलिए बदली गई क्योंकि एक भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में रहें। जब भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठी कि हमारी एक भाषा है तो हमें एक राज्य या एक बाउंड्री दी जाए, तो कुछ राष्ट्रीय नेताओं को ये डर जरूर था उस समय कि इससे देश का विघटन तो नहीं हो जाएगा भाषाई आधार पर या लिंग्विस्टिक आधार पर। तो कुछ अन्य राज्यों का जो गठन हुआ उसमें ये चीज़ नहीं आई। कहने का मतलब भाषा ही नहीं आई केवल। हम अगर ये माने कि पूरे देश में जो अलग अलग राज्य या क्षेत्र बने हैं उसमें केवल भाषा के आधार पर हमने डिवाइड किया है, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनका आधार उनकी संस्कृति, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी जैसे उनकी थी। अगर आप एक जगह पठार देखें तो पठार वाले के बाद एकदम अगर पहाड़ आ रहा है तो पहाड़ वालों को एक जगह रखा गया, पठार वालों को एक जगह रखा गया। यानी भूगोल, ज्योग्राफी पे भी बड़ा असर पड़ा कि भाई बाउंड्री कैसे बनाई जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जातीयता, एथनिसिटी क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक भाषा बोलने वाले थे या दूसरे भाषा बोलने वाले हैं, लेकिन इनकी भाषा या इनकी एथनिसिटी या इनकी जो ये कहें संस्कृतियाँ इनसे ज़्यादा मिलती है तो इनके साथ मिला दिया गया। कहने का मतलब कि जो एथनिसिटी होता है, जातीयता, एक जाति के या एक ये कहें कि एक पुराने फॉर्म से, पुराने ये कहें कि फोर फादर से वो चले आ रहे हैं, तो उनको एक साथ करने की कोशिश की गई। नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड ये राज्य उनमें शामिल हैं जो भाषा के आधार पर नहीं बल्कि इन सब संस्कृति, भूगोल और जातीयता के आधार पर बांटे गए। अब भाषा से जब राज्य बने तो जैसे मैंने कहा कि कई लोगों ने ये सोचा कि भाई विघटन ना हो जाए, कहीं देश का भाषाई आधार पर विघटन ना हो जाए। तो हमने ये देखा कि जब भाषा के आधार पर जब राज्य बने तो हमारे राज्यों में, हमारे देश में काफ़ी एकीकरण हुआ, एकीकृत ये कहें कि सेंटिमेंट्स आए और मजबूत हुआ देश। यानी जो प्रशासन था वो अब और सुविधाजनक हो गया जब भाषा के आधार पे बाउंड्रीज बनाई गई। तो भाषा की नीति क्या थी? भारतीय संघ, इसके लिए दूसरी परीक्षा क्या थी कि भाषा नीति क्या होगी। अब श्रीलंका में हम देख चुके थे कि सिंहाला भाषा, इसको लादा गया सब पे और उसके बाद सिविल वॉर शुरू हुआ। तो हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी जरूर है इसकी पहचान, लेकिन आधिकारिक भाषा की तरह है।
आदि, ध्यान रखिएगा, आधिकारिक भाषा की तरह हिंदी की पहचान है, क्योंकि 40% पूरे देश में हिंदी बोलते हैं, बाकी 60% अलग भाषा बोलते हैं। तो संविधान के अनुसार जो आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का उपयोग भी रखा गया, क्योंकि अंग्रेजी का उपयोग जो था वो 1965 संविधान के आधार पर 1965 में इस अंग्रेजी का उपयोग रोक जाना था, यानी ये बंद हो जाना था, लेकिन ये जारी रखा गया। केंद्र सरकार ने जो आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के अलावा साथ में अंग्रेजी के उपयोग के लिए अपनी सहमति दी। हिंदी को बढ़ावा देने का कहीं भी ये मतलब नहीं है, जैसे मैंने कहा कि 60% अलग भाषा बोलते हैं, 40% हिंदी भाषा बोलते हैं। तो हिंदी की अगर को बढ़ावा दिया जाए तो वहीं सिंहाला वाला केस हो जाएगा। लेकिन हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन इसका कहीं भी ये मतलब नहीं कि हिंदी उन पे लागू की जाए जो अलग भाषा बोलते हैं। अगर आप सोचिए कि आप कन्नड़ भाषा बोलते हैं और आपको हिंदी के लिए बाध्य किया जाए तो आप क्या करेंगे? तो भाषा नीति में मैं थोड़ी सी जो चीज़ और आपको बताऊंगा कि फिर से हिंदी को राजभाषा माना गया, लेकिन हिंदी सिर्फ 40% भारतीय की मातृभाषा है, तो हिंदी को केवल राजभाषा माना गया है। संविधान में 21 और भाषाएं हैं जिनको भाषा यानी कि अनुसूचित शेड्यूल मतलब एक लिस्टिंग दी गई है, उस भाषा में इनको रखा गया है। इन भाषाओं में काम चलते हैं, बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं, इसलिए इनको उस लिस्ट में रखा गया है, दर्जा दिया गया है अनुसूचित भाषा का। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं, कई स्टेट्स हैं उनकी अपनी राज्य भाषाएं हैं और बहुत सारा काम उनकी राजभाषाओं में होता है। जैसे अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिल राजभाषा है, तो बहुत सारा काम तमिल में होता है। जैसे मैंने आपको बताया, संविधान के अनुसार 1965 में अंग्रेजी का प्रयोग बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि कई लोगों ने इसकी मांगी, कई ऐसे गैर हिंदी भाषाई जो थे वो क्या करते थे, वो अंग्रेजी में उन्होंने बात करना शुरू किया या काम करना शुरू किया, तो तमिलनाडु में ये मांग उठी और उसके बाद ये मांग बड़ी उग्र भी हो गई कि अंग्रेजी को बंद ना किया जाए। फिर सरकार ने कहा ठीक है, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी चलेगी, लचीला रुख अपनाया सरकार ने। काफी समय तक अगर हम देखें केंद्र राज्य संबंध किस तरीके से रहे, तो इसको भी मैं डिस्कस करता हूं। पहले से ये समझिए, केंद्र राज्य संबंध है यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी सेंटर वाली सरकार है और स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट की सरकार या वहां के जो संबंध रहे उसको बहाल करना, एक और जिसमें एक व्यवहार जो था संघवाद का, संघवाद ने केंद्र राज्य संबंधों को और मजबूती प्रदान की। 1990 में देश के कई राज्यों में ऐसा हुआ कि अलग अलग क्षेत्रीय दल बने, राजनीतिक दल बने, और फिर इन्होंने केंद्र में कोalition गवर्नमेंट या गठबंधन की सरकार बनाई। अगर पूरे जैसे कुछ मेन पार्टियां हैं, अगर उनको मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो जो क्षेत्रीय दल है वो मिलके कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। और क्योंकि लोकसभा में ये देखा गया कि जब चुनाव हुए तो किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिला नहीं, तो ये जो प्रमुख राष्ट्रीय दल उपजे जो डेवलप हुए, उन्होंने मिलकर सरकार, गठबंधन सरकार, कोalition सरकार, अलायंस वाली सरकार बनाई। अब इससे क्या हुआ कि राज्य सरकार की स्वायत्तता के लिए एक साझाकरण और सम्मान की एक नई संस्कृति बनी। कि पहले क्या होता था, एक कोई दल बहुमत पाता था, वो सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, लेकिन अब स्टेट में अलग सरकार है और स्टेट की सरकारें मिलके या राजनीतिक दल मिलके एक सरकार सेंटर में बना रहे हैं। तो एक अच्छी तरीके से साझाकरण हुआ, सम्मान सबको मिला। तो इस तरीके से संविधान लागू होने के बाद के शुरुआती वर्षों में जो संघीय शक्ति साझाकरण आज की तुलना में अधिक प्रभावी है, जो पहले था आज के हिसाब से और भी ज्यादा ये जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो और प्रभावी हो गया है। काफी समय तक एक ही पार्टी, जिस तरीके से मैंने बताया कि केंद्र और मोस्टली सारे राज्यों में इनकी सरकार होती थी, तो इसका मतलब ये होता था कि जो राज्य सरकार है, जो राज्यों में सरकार है, वो संघीय इकाई की तरह अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि केंद्र में भी वही सरकार और राज्य में भी वही सरकार। तो केंद्र जो कहता था, केंद्र जो डिसीजन लेता था वो राज्य कर लेता था। तो अपनी जो स्वायत्तता थी, अपनी जो स्वतंत्रता थी राज्यों के पास, उसका बहुत अच्छी तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा था। केंद्र सरकार अक्सर ऐसा करती थी कि मान लीजिए कोई और दल है जिसकी सरकार बनी हुई है राज्य में, तो वो सरकारों को भंग कर देती थी, क्योंकि संवैधानिक ऐसे प्रावधान कुछ संविधान में है जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है।
तो उसको यूज करके जो चुनी हुई सरकार है राज्यों की, उनको भंग कर दिया करती थी केंद्र सरकार। और ये संघवाद नहीं था, ये बहुत प्रतिकूल भावना थी फेडरलिज्म की। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया कि 1990 के बाद स्थिति बदली, गठबंधन सरकारें आईं, अलग अलग जो राष्ट्रीय दल के अलावा क्षेत्रीय दल जो बहुत पावरफुल हुए, उन्होंने मिलकर, क्योंकि कोई स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो इन्होंने मिलकर गठबंधन सरकार बनाई। तो ये जो फैसला था, ये जो चीज़ हुई, इसके कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना जो केंद्र सरकार किया करती थी पहले, कई बार ऐसा देखा गया 1990 के पहले, वो बहुत मुश्किल हो गया। तो संघवाद जो है वो और पावरफुल हुआ, यानी फेडरलिज्म और पावरफुल हुआ। अब भारत में जो विकेंद्रीकरण है, पहले मैं आपको ये बता दूं ये चीज़ होती क्या है, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम जब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, ये हम बात करते चले आ रहे हैं, लेकिन ये पहला लेवल है, दूसरा लेवल है, एक तीसरा स्तर है जिसको हम कहते हैं स्थानीय स्वशासन। यानी अभी मैं आपको इसका नाम आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये इसमें विविधता है। सबसे पहले देखिए कि स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है कि स्थानीय लोगों द्वारा अपना शासन खुद करना, स्वशासन करना। तो अगर आप गांव के क्षेत्रों में आ गए तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे लोअर लेवल पे आती है ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत के ऊपर आता है जनपद पंचायत, और फिर उसके बाद आता है जिला पंचायत। इसको हम कहते हैं पंचायती राज। क्या कहते हैं? पंचायती राज। अगर नगर के क्षेत्र में आ जाए तो नगर पंचायत है, उसके ऊपर नगर पालिका है, और उसके ऊपर नगर निगम है। तो भारत में विकेंद्रीकरण का मतलब हुआ है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, सत्ता का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, बल्कि पंचायती राज भी है, नगर पालिका भी है, नगर निगम भी है। तो जो हमने बात की उसमें सरकार के पास क्या होता था, जैसे इससे पहले जो बात की, दो या दो से अधिक टियर है, यानी दो या दो से अधिक स्तर है। और भारत इतना विशाल देश है कि दो स्तरों में तो काम चलेगा नहीं। अगर आप केवल कहें कि एक सेंटर की सरकार हो, एक स्टेट की सरकार हो, तो उसमें काम बनेगा नहीं। तो इसमें संघीय शक्ति का बंटवारा बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि इसके लिए एक और स्तर की ज़रूरत थी। और जैसे ही स्तर बढ़ते हैं तो जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, शक्तियों का बंटवारा होता है। तो इसके लिए अब स्थानीय सरकार आई, तो मैं इसको कहूँगा स्थानीय सरकार। ये तीसरी श्रेणी की सरकार ज़रूरी हो गई। जब केंद्र और राज्य सरकार ने से सत्ता बटी, यानी कि केंद्र और राज्य की जो पावर्स कुछ यहाँ पर आई, किनके पास? स्थानीय सरकारों के पास। इसी को हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो विकेंद्रीकरण का मतलब समझ गए आप, इसे कहते हैं पावर का डिसेंट्रलाइजेशन। तो स्थानीय स्तर पर ये ज़रूरी हो गया था इन सरकारों का बनना, या छोटे छोटे लेवल के ग्रुप्स का बनना, क्योंकि वहाँ के लोग अब सीधा डिसीजन लेते हैं और सरकार में अपना रोल सुनिश्चित करते हैं। संविधान में बाकायदा संशोधन हुआ 1992 में, संविधान में चेंज किया गया, और उसके बाद ये विकेंद्रीकरण किया गया कि अब पंचायती राज भी आएगा, और ये तीसरा स्तर बना। तो मैं फिर से इसको ये समझाना चाहूँगा आपको कि भारत एक बहुत विशाल देश है। इतने बड़े विशाल देश में इतने दो स्तर पे आप पूरी तरीके से शासन नहीं चला सकते। अब आप देखिए, एग्जाम्पल दूँ कि यूरोप, पूरा यूरोप अगर ले लें या यूरोप के देश ले लें, हमारे जो एक एक राज्य है वो यूरोप के राज्यों से बहुत बड़े हैं। जैसे जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से भी बड़ा है, और रूस बहुत बड़ा देश है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। और भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं, अलग अलग एथनिसिटी है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जाति है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो इसलिए राज्यों को सत्ता बांटना जरूरी हो गया था। केवल राज्य तक सरकार नहीं, इसके नीचे भी सरकार आनी है। तो जो भारत में सत्ता का जो विकेंद्रीकरण हुआ, पावर नीचे की तरफ गया, इसके पीछे यही तर्क है जो मैंने आपको बताया। तो विकेंद्रीकरण यानी पावर को और डिस्ट्रीब्यूट करना, छोटे लेवल तक, आपके घर के लेवल तक लेके आना, ये ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जो इसके पीछे बुनियादी सोच है वो ये है कि सामाजिक और स्थानीय स्तर पर जो भी समस्याएं हैं, यानी कोई भी मुद्दा है, कोई भी समस्या अगर स्थानीय स्तर पर है, तो ये स्थानीय लोग ही तो इसको अच्छी तरीके से समझा पाएंगे, अच्छी तरीके से बना पाएंगे, और अच्छी तरीके से इससे निपट पाएंगे। अगर आपके घर के पास में एक पुल है, वो टूट गया है, और छोटा पुल है, इसके लिए आप कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? अगर आप अपने पार्षद के पास गए या पंचायत के पास गए, पंचायत उसे बना देगी, पार्षद इस पे काम कर लेगा, नगर निगम का वो पार्षद होता है तो आपके लिए कर लेगा। इसके लिए सेंट्रल जो गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट कैसे इसे कर पाएगी, और अगर करने की कोशिश भी करेगी तो इसके लिए बहुत समय लग जाएगा। तो यही इसके पीछे बुनियादी सोच थी।
तो हुआ ये कि 1992 में बाकायदा संशोधन किया गया, संविधान में चेंज किया गया, अमेंडमेंट किया गया और फिर तीसरा स्तर बनाया गया जिसने हमारे संघीय ढांचे को, शासन व्यवस्था को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी किया। क्या क्या हुआ इसमें, जो चीज़ें नहीं निकल के आई कि जो स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस संशोधन में अमेंडमेंट जो किया गया कि भाई अब जो स्थानीय लेवल है, जो हमने तीसरे लेवल की सरकारों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर बाकायदा चुनाव होने हैं और जो निर्वाचित स्वशासी निकाय है, यानी ये अपने आप स्वशासन करते हैं, उसके जो सदस्य हैं या जो पदाधिकारी बनेंगे, जो उसके हुक्मरान बनेंगे, उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग इसकी सीटें जिस तरीके से आरक्षण गवर्नमेंट नौकरियों में होता है, यहाँ पर भी आरक्षण होगा और महिलाओं को 1/3 सीट मिलनी है, 1/3, यानी अगर 100 की बात करें तो 33 सीट महिलाओं की होनी चाहिए, होगी। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए एक बाकायदा राज्य चुनाव आयोग नामक एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। अब हर राज्य में इलेक्शन एक जो जिसे कहते हैं स्टेट इलेक्शन बोर्ड, जो स्टेट में इलेक्शन कराएगा और ये इलेक्शन किस किस का करा रहा है, पंचायत का, नगर पालिका का। राज्य सरकारों को जो अपना राजस्व है और अधिकार है, यानी जहां से राज्य सरकार पैसा कमाती थी, जो उनके अधिकार क्षेत्र हैं, अब उन्होंने जो स्थानीय निकाय, जैसे मैंने पंचायत की बात कर रहा हूँ, नगर निगम की बात कर रहा हूँ, उसके लिए इन्होंने दिया और देना पड़ा, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो अब बात कहाँ से आती है, जैसे आप यह देखिए ग्राम पंचायत है, यहाँ पर 5 लोग हैं और वो सबकी समस्याएं सुन रहे हैं। ये जो 5 लोग हैं, किन्होंने चुने हैं, ये इन्हीं लोगों ने चुने हैं, यही इसी गांव के लोगों ने चुने हैं। ऐसे नगर पालिका है, नगर पालिका में क्या होता है कि हम एक बड़े क्षेत्र को अलग अलग वार्डों में बांट देते हैं और हर एक वार्ड का मेंबर बना लेते हैं। फिर ये जो वार्ड वाले मेंबर हैं वो मिलकर एक मेयर चुनते हैं, अपना अध्यक्ष चुनते हैं और ये अपने क्षेत्र के लिए आप वार्ड मेंबर के पास जा सकते हैं। तो बजट मेन चीज क्या आती है कि आपने सरकार ने बाध्यता तो कर दी, संशोधन तो कर दिया। अब ग्राम पंचायत जो बनती है, ग्राम पंचायत जो बनी है, उसमें जरूरी हो जाता है ग्राम मतलब एक गांव में एक पंचायत बनती है 5 लोगों की। पंचायत मतलब 5, उसका एक हेड होता है जिसे सरपंच कहते हैं। तो सरपंच या पंचायत जो होते हैं, इसमें 1, 2 या 3 एक साल में 2 या 3 बार बैठक करनी आवश्यक है, ये रूल है। तो ग्रामीण स्थानीय सरकार पंचायती राज के नाम से जानी जाती है। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, गांव वाले क्षेत्र हैं, वहां पर जो सरकार काम करती है उसको हम कहते हैं पंचायती राज। अब इसमें वार्ड समझिए, जैसे मैंने आपको नगर निगम में बताया ना, वहां पर भी गांव के लेवल पे भी वार्ड होते हैं। तो इसमें एक पंच होता है, वो सरपंच कहलाता है, जो अध्यक्ष होता है उन 5 को, जिनको 5 को आपने इलेक्ट किया है। और वो कौन चुनता है इनको, जो आबादी है, जैसे ये लोग जो बैठे हैं ना, इन्हीं लोगों ने इन 5 को चुना हुआ है। और ये पूरे गांव के लिए, जिस गांव के लिए सरपंच चुने गए हैं, उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, दिक्कतें आ रही है, जो भी पॉलिसी बननी है, उसका निर्णय कौन लेता है, यही सरपंच और बाकी 5 जिसे हम पंच कहते हैं वो लेते हैं। अब होता क्या है, ये एक लेवल हो गया। एक मान लीजिए एक गांव है, यहाँ पर सरपंच या आप कहें पंचायत आपने चूज कर ली या इलेक्ट कर ली, चूज नहीं करते, इलेक्ट करते हैं हमेशा। एक जिले में कई ग्राम पंचायत, अब ये एक गांव है, अब एक जिले की बात कर ले। अब बहुत सारी जो ग्राम पंचायत है वो मिलकर पंचायत समिति बनाती है, मतलब मान लीजिए ये मिलकर एक पंचायत समिति बना गई। अब पंचायत समिति, इनको मंडल भी कहते हैं, ये मिलकर जिला परिषद बनाती है। अब एक जिला की बात कर लीजिए, एक जिला हो गया है ना, तो ये एक पंचायत समिति हो गई, ये एक पंचायत समिति हो गई, जिसमें और जो मेन लेवल पे क्या होता है, मेन लेवल पे तो हम कह रहे हैं जो पंच चुने हैं आपने। अब ये पंचायत समिति, ये ग्राम पंचायत मिलती हैं, ये मिलकर पंचायत समिति बनाती है। जैसे एक पंचायत समिति ये, एक पंचायत समिति ये, इसके अंदर और भी है, एक पंचायत समिति ये, तो 3 पंचायत समिति बन गई इनको मिला के। अब ये जो पंचायत समिति है ये जिला परिषद बनाती है, ये जिला परिषद का गठन करती है। तो स्थानीय सरकारी निकाय शहरी क्षेत्रों में भी मौजूद है। जैसे मैंने कहा, ये शहरी क्षेत्रों में यहाँ पर वहाँ पर भी इलेक्शन होता है और इनको हम नगर निगम कहते हैं, नगर पालिका या नगर निगम। नगर पालिका नगर निगम में अंतर होता है केवल जितने लोग वहां पर उस क्षेत्र में रह रहे हैं। बड़े क्षेत्र में नगर निगम होता है, तो बड़े शहरों में नगर निगम होता है। स्थानीय सरकार की जैसी ये जो प्रणाली मैंने बताई आपको, ये लोकतंत्र, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक और बहुत बढ़िया तरीके से चलने वाली चीज़ है। तो एक चीज़ इसमें ज़रूर बताना चाहूँगा कि जिला परिषद में, जो जिला परिषद मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जिला परिषद का गठन पंचायत समिति मिलकर करती है, पंचायत समिति में ग्राम पंचायत आती है। तो ग्राम पंचायत पहले ये मिलकर पंचायत समिति बनाते हैं, पंचायत समिति मिलकर जिला परिषद बनाते हैं, ये 3 लेवल हो गए।
तो जिला परिषद में जो जिले के लोकसभा और विधानसभा के जो जैसे सांसद और विधायक चुने गए हैं ना, वो भी इस जिला परिषद के मेंबर होते हैं, वो भी इसके मेंबर होते हैं। शहर देखिए, जो मैंने कहा कुछ संस्थाएं शहरों में काम करती है। शहरों में क्या होता है, नगर पालिका होती है, शहरों में नगर पालिका होती है। जैसे ये एक शहर है, लेकिन जैसे ही आप बड़े शहर की बात करते हैं, अगर आप दिल्ली मुंबई की बात करेंगे तो वहां पर, या कहीं कोई ऐसा क्षेत्र की बात करेंगे जहां पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे देहरादून की बात करेंगे, तो आपको नगर निगम मिलेगा वहां पर। तो नगर पालिका प्रमुख, नगर पालिका जो प्रमुख है, नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम में ऐसे पदाधिकारी को क्या कहते हैं, नगर निगम में जैसे मैंने बताया कि अगर आप मान लीजिए देहरादून क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ अलग अलग वार्ड है, एक वार्ड से एक वार्ड मेंबर या कॉर्पोरेटर चुना गया। अब ये सब मिलके एक अपने क्या है, हेड को चुनते हैं, और इसी को हम मेयर कहते हैं। तो नगर पालिका और नगर निगम में थोड़ा सा मैं अंतर और बता दूं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के लिए हमारे देश में करीबन 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। आप सोचिए कि नगर पालिका और नगर निगम में इतने मेंबर हैं, इतने लोग इलेक्ट होते हैं, 36 लाख। ये कई देश है उनकी पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। तो नगर पालिका नगर निगम में जरा अंतर समझ लीजिए। एक नगर पालिका की आबादी 20,000 या उससे अधिक होती है। इसे हम जैसे कस्बा है, गांव है या छोटे समूह है, वहां पर नगर पालिका होती है। तो भारत में एक नगर पालिका अक्सर एक रूप के एक शहर के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, नगर पालिका मतलब शहर, मतलब ये गांव नहीं है, गांव से बड़ा है, लेकिन बड़ा शहर भी नहीं है, छोटा शहर है। नगर पालिका वहां होती है जो एक शहर है, यानी कि वो गांव भी नहीं है, जैसे गांव हो गया, फिर शहर हो गया, फिर बड़ा शहर हो गया, जैसे दिल्ली मुंबई बड़ा शहर हो गया, एक गांव हो गया। तो इनके बीच में जो आता है वहां पर नगर पालिका होती है। ध्यान रखिएगा, नगर पालिका शहर में होती है, शहर में। अब एक नगर पालिका 20,000 या उससे अधिक लोगों को मिलाकर बनता है, लेकिन जैसे ही ये 5 लाख से ऊपर हो गया, 5 लाख से ऊपर की जहां जनसंख्या होगी वहां पर नगर निगम अपने आप नगर पालिका नगर के निगम बन जाता है। तो नगर निगम जैसे मैंने बताया एक स्थानीय शासी निकाय के लिए एक कानूनी नाम होता है, और शहर, काउंटी, कस्बों, बस्ती, चार्टर बस्ती, गांवों, नगर सहित स्थलों के लिए ये बड़ा अच्छा शब्द है जिसको हम यूज करते हैं अपने बोलचाल की भाषा में, और सरकार भी इसे यूज करती है। तो ये देखिएगा, नगर निगम में मैंने जैसे आपको बताया कि 2 लाख से या 2 लाख से अधिक जनसंख्या हो, वहां पर नगर निगम का प्रशासन होता है। जैसे मैंने यहाँ पर जो बताया ना, यहाँ पर वो है नगर पालिका जो शुरू हुई है 20,000 से ऊपर, लेकिन जैसे ही 5 लाख बनती है तब वो नगर निगम बनेगा। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई और मुंबई बड़े बड़े महानगर हैं, वहां पर क्या है, यहाँ पर नगर निगम है। गांव में ग्राम पंचायत है और इसके बीच में आता है नगर पालिका। तो ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।